गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज आप लोगों को मैं असिस्टिव डिवाइस के विषय में बताएंगे कि यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइस किस तरीके से डिसेबल पर्सन एवं चिल्ड्रंस में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें सहायक युक्तियां कही जाती हैं। आप सभी को पता है कि शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक एवं व्यक्ति होते हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी। प्राचीन काल से अगर हम देखें, इनके ऊपर विचार करें, तो प्राचीन काल से ही विकलांग व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए परिवार, समाज की दया अथवा भिक्षावृत्ति पर निर्भर थे। वर्तमान में जब हम विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति व देश का स्वतंत्र नागरिक मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य केवल उसको शिक्षित करने अथवा शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने मात्र से पूरा नहीं होता है। वास्तव में विकलांग व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ उनकी विकलांगता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवसाय के चुनाव तथा प्रशिक्षण ग्रहण करने में सहायता देना भी अत्यंत आवश्यक है। पहले इस पर सरकारों का ध्यान नहीं होता था, लेकिन वर्तमान समय में विकलांग व्यक्तियों के प्रति हमारे समाज और सरकार का दृष्टिकोण काफी हद तक बदल चुका है, जिसके फलस्वरूप विकलांगों की रोजगार की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो पहचान सकें कि बालक में ये अक्षमता है और इनको उन सभी असिस्टिव डिवाइस की सहायता से शिक्षा प्रदान किया जाए, असिस्टिव डिवाइस उनको प्रदान किया जाए, जिससे कि शिक्षा को सरलतम रूप से समझ सकें, सरलतम रूप से उनको ग्रहण कर सकें। तो सबसे पहले सहायक युक्तियों के लिए हमें विकलांगता की पहचान करनी होगी। तो हमारे भारतीय समाज में आज भी अधिकांश माता पिता प्रारंभिक अवस्था में विकलांगता की पहचान करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह बालकों को उचित समय पर सही मूल्यांकन करे। एक अध्यापक विकलांग बालक की प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार से बच्चों, बालक के प्रारंभिक अवस्था में अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह बालकों की पहचान कर उन्हें उचित समय पर शिक्षा एवं मूल्यांकन उनका करे। और प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए वे अभिभावकों की किस प्रकार से मदद करते हैं, इन बातों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो विकलांगों की पहचान के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एक अध्यापक एक परामर्शक की भूमिका निभा सकता है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो सबसे पहले उनका कार्य है कि एक प्रत्याशित विकलांग बालक माता पिता के अवलोकन पर आधारित है। जो विकलांग बालक है, वह सबसे पहले
माता पिता के अवलोकन यानी माता पिता के निरीक्षण पर आधारित होता है कि क्या उनका बच्चा विकलांग है या नहीं। लेकिन आज भी भारतीय समाज में आज भी माता पिता प्रारंभिक अवस्था में विकलांग बालकों की पहचान नहीं कर पाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके बच्चे विकलांग हैं, वो इनकी पहचान करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में बालक माता पिता के अवलोकन पर आधारित रहता है। लेकिन भारतीय समाज में आज भी अब बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों की विकलांगता की पहचान करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए उनको सबसे पहले उनके अंदर वह क्षमता का विकास करना है कि वह अपने बच्चे को प्रत्याशित रूप से पहचान कर सके कि उनके बच्चों में किस प्रकार की विकलांगता है। फिर आता है बच्चों की प्राथमिक विद्यालय स्तर के नियमित अध्यापक। अब उनके अवलोकन पर आधारित देखने पे था। प्राथमिक विद्यालय स्तर के नियमित अध्यापक के क्या कर्तव्य एवं सेवाएं हैं। तो प्राथमिक विद्यालय स्तर के नियमित अध्यापक का यह कार्य है कि वह बालक के अवलोकन, बालक की पहचान करे कि वह विशिष्ट बालक है या सामान्य बालक है। और अगर विशिष्ट बालक है तो उनमें किस प्रकार की अक्षमता है। उन अक्षमताओं को वो एक रजिस्टर में एक सूची बनाए और सूची बनाकर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें और उनकी सावधानी पूर्वक समीक्षा करें, ताकि उनके माता पिता को सावधानी पूर्वक समीक्षा इसलिए करना है कि उनके माता पिता को जब अवगत कराएं कि उनका बच्चा विकलांग है तो वो पहले तो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो उनको ये समझाएं और उनकी सारी कमियां जो अवलोकन के माध्यम से जो कमियां उनमें दिखी, जो अक्षमता उनमें दिखी उन अक्षमताओं के विषय में उनको समझाएं और बताएं कि इस समय ये बालक ऐसे व्यवहार कर रहा था और इनमें ये अक्षमता है, ये कार्य करने में अक्षम है। नेक्स्ट है बेटा, मूल्यांकन करने के लिए माता पिता की अनुमति प्राप्त करना। अब जो बच्चा अक्षम है उनका मूल्यांकन करना है, तो सबसे पहले मूल्यांकन से पहले उनका कार्य होता है कि वह माता पिता की अनुमति लें। जब तक माता पिता अनुमति नहीं प्रदान करते हैं तब तक एक परामर्श कार्यकर्ता अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता है, वह मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। और अनुमानित विकलांगता की स्थिति का निर्धारण, कितना उसमें विकलांगता है इसकी पहचान करना, विषय विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, इन सभी से मिलकर उनकी विकलांगता का अनुमानित जो विकलांगता उनके अंदर पाई जा रही है, जो कितना है विकलांगता में, वह आंशिक है या बहुत गंभीर है या ठीक हो जाएगा, इन स्थितियों का पता करके तभी निर्णय लेना है। उन्हें समझाना है कि मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक। यह अध्यापक यानी परामर्शकर्ता का कार्य है कि वह माता पिता को बताएं कि बच्चों का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है। जब तक बच्चों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक यह पता कर लेना कि बच्चा किस तरह की विकलांगता से ग्रसित है यह असंभव है। इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है और मूल्यांकन करने के पश्चात उपलब्ध विशेषज्ञों से परामर्श लेना भी आवश्यक है और उनको उपचार प्रदान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार से आवश्यक मूल्यांकन किस प्रकार से निर्धारित करना है, इन सभी चीज़ों के लिए माता पिता को निर्देशित करना, परामर्श देना, जिससे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए आगे बढ़कर उनकी विकलांगता का पहचान कराने में, उनका मूल्यांकन कराने में, उनके उपचार कराने में सहयोग दें। सामान्य कोटि की विकलांगता वाले ऐसे बालक भी हैं, कुछ बालक ऐसे भी हैं जो सामान्य कोटि की विकलांगता के हैं, जिनकी पहचान के लिए आवश्यक समझे जाने वाली प्रणाली में पहले से ही शामिल कर लिया गया है। विकलांगता
के लिए बच्चों विकलांगता की पहचान के लिए एक प्रश्न सूची बनाई जाती है और वह प्रश्न सूची माता पिता को प्रदान की जाती है। उसमें क्या रहता है, जैसे एक प्रश्नावली बनाई जाती है। आपने अभी लघु शोध के लिए जो लघु अंशकालिक शोध किया उसमें प्रश्नावली बनाया होगा। तो प्रश्नावली में क्या रहता है, सबसे पहले बालक का नाम रहेगा, कक्षा रहेगा, विद्यालय का नाम रहेगा, विभाग रहेगा। उसके बाद प्रश्नावली किस पे बनाया जा रहा है, विकलांगता पे। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि अन्य बालकों की तुलना में क्या आपके बच्चे को बैठने उठने तथा चलने में कोई कठिनाई होती है, हाँ या नहीं। प्रश्नावली इस तरीके से बनती है। इसके पश्चात क्या आपका बच्चा अपने आप भोजन करने, कपड़ा पहनने, कंघा करने कर लेता है या उसे किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। क्या बच्चे को देखने में किसी प्रकार की समस्या है, क्या बच्चे को सुनने में किसी प्रकार की कठिनाई है, क्या बच्चे को कभी दौरे पड़ते हैं, क्या बच्चा बार बार आंखों को रगड़ता है। इस तरह की प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। उन सूची के आधार पे और उसमें हाँ या नहीं, ऑप्शन में हाँ या नहीं रहता है, हाँ या नहीं। उस सूची के आधार पे जो रिजल्ट निकलता है, जो मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन का जो रिजल्ट निकलता है उसके आधार पे सामान्यतः अध्यापक न केवल विकलांग बालकों के गुणों दोषों की पहचान करते हैं बल्कि शिक्षा में उसके स्थान के निर्धारण करने की भी योजना को भी तैयार करते हैं तथा इसके साथ साथ उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री की व्यवस्था भी करते हैं। और जो कठिन विषय उनके पाठ्यक्रम को लचीलापन लाते हैं, कठिन विषयों में सुधारात्मक अभ्यास तैयार करवाने में भी वह संसाधन अध्यापक की सहायता करता है। इस प्रकार से बच्चों की पहचान के लिए जो प्रश्न सूची बनाई जाती है उसी के आधार पर उनके गुणों दोषों और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब आता है बच्चों की विकलांगों की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। हमने पहचान कर लिया कि विकलांगता किस प्रकार की है, कितनी है, उनमें क्या गुण दोष पाए जाते हैं बालकों में। अब है कि विकलांगों की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो विकलांगों की स्थिति के निर्धारण की योजना में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण यह है बच्चों कि अध्यापक को न केवल बच्चे के कार्यस्तर की जानकारी रहती है बल्कि एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के कार्य स्तर की जानकारी के साथ साथ उसे बच्चे के काम करने की क्षमता की भी पर्याप्त समझ होती है। तो बच्चे की स्थिति को निर्धारित करने के लिए अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, विशिष्ट अध्यापक एवं डॉक्टर आदि विशेषज्ञों की सहायता लिया जा सकता है। उचित स्थिति निर्धारण के लिए एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उन रिकॉर्डों को देखने की आवश्यकता होती है। जो अध्यापक ने रिकॉर्ड एक सूची बनाई थी उसको देखने की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर इतिहास एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पे मूल्यांकन के उद्देश्य से निगरानी रखने के लिए अध्यापक इन रिकॉर्डों को रख सकता है और इन रिकॉर्डों से विकलांग बालकों संबंधी आवश्यक जानकारी कभी भी किसी भी समय मिल सकती है। अब सामान्य अभिलेख भी बनाई जाती है विकलांगों के लिए, उनमें भी यही प्रक्रिया है। नाम, लिंग, विकलांगता के प्रकार, जन्म तिथि, विद्यालय में भर्ती कराने की तिथि, किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और प्रयोग में लाई गई सामग्री। इसके बालक की भाषा संबंधी समस्या के मूल्यांकन के लिए हमें विभिन्न प्रकार की अध्यापक को विभिन्न प्रकार की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले भाषा की समस्या में हमें यह देखना है कि क्या बच्चे को व्यंजन आ रहा है। व्यंजन आने के लिए सबसे पहले
अध्यापक को बालक का मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को सरल ध्वनियाँ एवं मिश्रित ध्वनियाँ, तो सबसे पहले सरल ध्वनियों का ज्ञान है कि नहीं। सरल ध्वनियों में जैसे 2 अक्षर के शब्द, आ की मात्रा आती है कि नहीं, मात्राओं का ज्ञान है कि नहीं। जब तक बच्चों को व्यंजन का ज्ञान नहीं होगा, मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ध्वनियों का प्रयोग कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। और जब उन्हें सरल ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है तभी हम मिश्रित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो भाषा संबंधी समस्या को दूर करने के लिए अध्यापक को बच्चे के मूल्यांकन में सबसे पहले ध्वनियों का आकलन करना होता है कि बच्चों को ध्वनियों का ज्ञान है कि नहीं, ध्वनियों में व्यंजन का ज्ञान है नहीं, और व्यंजन में सरल ध्वनि, सबसे पहला सरल ध्वनि का मूल्यांकन करना है कि बच्चों को वो समझ में आता है कि नहीं, वो पढ़ पाते हैं कि नहीं, सरल ध्वनियों को लिख पाते हैं कि नहीं। उनका ज्ञान कराने के पश्चात ही मिश्रित ध्वनियों का ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार से पहले चरण में उनके व्यंजन का ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, व्यंजन के ज्ञान के पश्चात ही हम आगे की विधि में बढ़ेंगे, व्याकरण का प्रयोग। व्याकरण के प्रयोग में हम बच्चों को सबसे पहले विराम आदि विधान की जानकारी देंगे। विराम कब, कहाँ, कैसे लगाया जाता है, कहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे विस्मयकारी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग बताएंगे। इसके पश्चात हम कालों का प्रयोग करेंगे, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसके साथ साथ संज्ञा, स्वर्गनाम, विशेषण, वचन, एक वचन, बहुवचन, इन सब चीज़ों का, इन सब विषयों का ज्ञान उनको धीरे धीरे क्रमानुसार कराएंगे, जिससे कि उनको भाषा का ज्ञान हो। जब तक उनको इन सभी विषयों पर ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका भाषा संबंधी दोष को दूर कर पाना बहुत मुश्किल का कार्य होगा, क्योंकि बच्चा, जो बालक है, वह भाषा संबंधी समस्या से ग्रस्त है, और भाषा संबंधी समस्या से ग्रस्त होने के कारण सबसे पहले हम एकदम छोटे स्तर से स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर हम उनके, जब हम भाषा स्तर को सुधारेंगे तभी उनके वाणी दोष को सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा वो लिखते हैं, जैसा वो पढ़ते हैं, वैसा ही वो बोलते हैं। तो विराम बताने के बाद हम कालों का प्रयोग करेंगे, और कालों का प्रयोग करने के पश्चात वाक्य संरचना, कि वाक्य की संरचना कैसे की जाती है, इसके विषय का ज्ञान देंगे। जब तक बच्चे को यह नहीं पता होगा कि लिखने के बाद हम कहाँ पे विराम चिन्ह लगाएं, बच्चा लिख रहा है, लिखते ही जा रहा है, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं कि विराम कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे विस्मयकारी चिन्ह लगाते हैं, कहाँ पे योजक चिन्ह लगाते हैं। तो शब्दों को तो कोई भी लिख ले रहा है, जिसको पढ़ने आ रहा है, लिखने आ रहा है, वो लिख लेगा। लेकिन अगर उसको व्याकरणिक ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो जो कुछ भी लिखा है उसका सही अर्थ नहीं समझ में आएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। तो निरर्थकता को दूर करने के लिए, उसकी समस्या को दूर करने के लिए
विराम का ज्ञान देना है। इसके बाद विराम के ज्ञान के पश्चात हमें उन्हें कालों का प्रयोग कराना है कि किस प्रकार से वर्तमान काल में है का प्रयोग करते हैं कि था का प्रयोग करते हैं, भूतकाल में किसका प्रयोग करते हैं, भविष्य काल में किसका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमें उन्हें कालों का ज्ञान कराना है और उनमें किन किन चिन्हों का प्रयोग करना है उनको भी बताना आवश्यक है। तभी जाके हमारा कार्य सफल होगा। इसके बाद आता है बच्चों बोध स्तर। बोध स्तर यानी आप ये जान रहे हैं कि उनके बौद्धिक क्षमताओं से युक्त ज्ञान देना है, इसमें उनके बोध स्तर का पता चले। तो सबसे पहले तो हम जो भी शिक्षा उनको दे रहे हैं, चाहे वो व्यंजन के विषय में बता रहे हों, चाहे व्याकरण का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें हम बताते समय चित्रों का प्रयोग अवश्य करें। क्यों? क्योंकि ये दृश्य माध्यम है सहायक तकनीकी में, और श्रव्य में आप बोल रहे हैं। तो इन दोनों का प्रयोग से बच्चों के सीखने की क्षमता बहुत तेजी से होती है। तो बोध स्तर पे भी हम दृश्य साधनों का प्रयोग करेंगे। उनमें हम सबसे पहला शब्दों को पढ़ना बताएंगे। शब्दों को पढ़ने के लिए जो कुछ भी आप लिखते हैं या दृश्य सामग्री के द्वारा प्रस्तुत करते हैं वह बिल्कुल साफ सुथरा और समझ में आने योग्य हो। जब तक वह साफ सुथरा और समझ में आने योग्य नहीं होगा तब तक बच्चा उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसके साथ साथ वो अट्रैक्टिव हो, आकर्षण पूर्ण हो, जिससे कि बच्चे को देखने की इच्छा जागृत हो। इस तरीके से सबसे पहले हमें उन्हें शब्दों को पढ़ना सिखाना होगा। पढ़ना सिखाने के बाद ही हम अगले क्रम पे बढ़ते हैं। तो बोध स्तर पे सबसे पहला कार्यक्रम क्या करेंगे हम कार्य? बोध स्तर पे सबसे पहला कार्य हम उनको पढ़ने के विषय में ज्ञान कराएंगे। बोध स्तर पे बच्चों पढ़ने के बाद लिखना बच्चों को जब लिखना सिखाना होता है तो उन्हें आकर्षक पुस्तिकाओं के माध्यम से, जिनमें चित्रों के द्वारा अक्षरों का ज्ञान सिखाया जाए, उन्हें उस प्रकार से सिखाना चाहिए जिससे कि वो आकर्षित होकर सीखे। इसके साथ साथ जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है तो उसके लिखावट में सुंदरता होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कहीं भी ऐसा वह न लिखे जो बच्चों को समझ में न आए, शब्द स्पष्ट न हो, अक्षर स्पष्ट न हो, तो बच्चों को बोध स्तर का ज्ञान नहीं हो पाएगा, उसमें असफलता आ जाएगी। पढ़ने के साथ साथ जब हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं तो लिखने की स्थिति में प्रत्येक शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो सबसे पहले हम व्यंजन वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं। वर्णमाला, व्यंजन, इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराते हैं और उन सभी चीज़ों को हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, एक साथ उनका ज्ञान नहीं कराते हैं। बोध स्तर पे आने के बाद बच्चे के अंदर वह क्षमता विकसित की जाती है कि वह चीज़ों को समझे। जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है, जिस भाषा का उसको ज्ञान दिया जा रहा है, उसको वो समझे और समझकर पढ़े। पढ़ने के पश्चात वह लिखे, और लिखने में शुद्धता तभी आएगी जब पढ़ने में शुद्धता आती है। इसके पश्चात बोलना। बच्चों को कक्षा में वर्णमाला एवं व्यंजनों को बोलकर सिखाना। अध्यापक स्वयं बोले चित्रों के माध्यम से। कक्षा में
चार्ट, पोस्टर का प्रयोग करके चित्रों के माध्यम से शब्दों को दिखाकर, अक्षरों को दिखाकर उन्हें ज्ञान देना है। और केवल अध्यापक को ही नहीं बोलना है, प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन बारी बारी से, यानी एक एक बच्चे को क्रमवाइज श्यामपट्ट पर बुलाकर, श्यामपट्ट के पास या पोस्टर के माध्यम से शब्दों एवं चित्रों को इंगित करके बुलवाना है, जिससे कि उन्हें जो अक्षर है उसके विषय में ज्ञान हो, अक्षर के अनुसार उन शब्दों का ज्ञान हो। इस प्रकार बोध स्तर की क्रिया को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों बोध स्तर का ज्ञान प्रदान करने के बाद अध्यापक का जो नेक्स्ट चरण आता है, अगला चरण जो है वह लिखावट है। लिखावट स्पष्टता के आधार पर होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट, जिसमें शब्द बिल्कुल साफ सुथरे हों, वर्णों की उक्ति, आकृति एवं आकार के अनुरूप में शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ऐसा नहीं कि अगर हमें संज्ञा की परिभाषा देनी है, कक्षा में बच्चों को व्याकरण संबंधी ज्ञान के माध्यम से संज्ञा की परिभाषा देनी है, तो संज्ञा की परिभाषा में जब हम संज्ञा बोलेंगे तो उसे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, क्योंकि वह मेन हेडलाइन होती है। उसके बाद परिभाषा भी मोटे अक्षरों में लिखेंगे। परिभाषा के बाद जो शब्द लिखते हैं, जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्रों के माध्यम से इसलिए दर्शा रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि जब भी हम भाषा विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उनको ज्ञान पहुंचाते हैं, जिससे कि उनको देखकर भी समझ में आए और सुनकर भी समझ में आए और उनके भाषा संबंधी दोषों को दूर किया जा सके। उनको छोटे अक्षरों में लिखते हैं। शब्दों की लिखावट बिल्कुल स्पष्ट, वर्णों की उक्ति आकृति एवं आकार के अनुसार होना चाहिए। इसके पश्चात आता है बच्चों वाणी दोष। बच्चों में हमने व्यंजन दोष को ठीक किया, व्याकरण का प्रयोग करना सिखाया, बोध स्तर सिखाया, लिखावट सिखाया। वाणी दोष, वाणी दोष यानी बच्चे को बोलने की अक्षमता है। बोलने की अक्षमता को दूर करने के लिए उच्चारण संबंधी शब्दों को बोलते समय उच्चारण संबंधी शब्दों को ध्यान में रखा जाता है। कहाँ पे शब्द को जोड़ना है, कहाँ पे शब्द को तोड़ना है और कैसे स्थानापन्न करना है। किसी शब्द को उठाकर कहाँ पे जोड़ दिया गया जिससे कि वह उस शब्द की महत्वता बढ़ गई। इस तरीके का उनको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे कि उनके वाणी दोष को दूर किया जाए। इन सब के साथ साथ बच्चों आवाज एवं स्वर पे भी ध्यान दिया जाता है। आवाज यानी स्वर बहुत धीमा तो नहीं निकल रहा है बच्चों का, तब भी दोष है। बोलने में उच्च बहुत तीव्र गति से निकल रहा है, जो बहुत भयानक कंपन की स्थिति पैदा करता है, तब भी यह दोष है। और लय मुक्त, आवाज में वह लय नहीं है
जिस लय से वो पठन पाठन का कार्य करे। लय मुक्त का मतलब एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके आधार पे हम बोलते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी ही टूट जाती है तो हमारे में बोलने की अक्षमता आती है। किसी भी शब्द को, किसी भी विषय का ज्ञान देते समय जो तारतम्यता रहता है, अगर तारतम्यता बीच में टूट जाती है तो फिर उस विषय का ज्ञान अधूरा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से वाणी दोष में भी जब वाणी लय मुक्त हो जाती है तब उनमें हकलाने और पुनरावृत्ति जैसे शब्द आते हैं। हकलाना यानी किसी भी शब्द में अटक अटक कर बोलना, वह वाणी दोष के अंतर्गत है। इसको दूर करना। पुनरावृत्ति, घबराहट में एक ही शब्दों को बार बार प्रयोग करना, यह ठीक नहीं है। इसके लिए बच्चों को पढ़ाते समय, पढ़ते समय बुलवाने का प्रयास करना चाहिए। बोलने के साथ साथ उनके वाणी संबंधित त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए उनमें सुधार करने का प्रयास करना है। और शिक्षा के माध्यम से हम विभिन्न तकनीकी साधनों का जो प्रयोग करते हैं शिक्षा में, जिन चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, उनमें बच्चों को अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। जब हम बच्चों को बार बार अभ्यास करने के लिए कहते हैं, अभ्यास के द्वारा उनकी यह अक्षमता दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ अगर यह अक्षमता गंभीर रूप में है तब अध्यापक के प्रयास के साथ साथ घर एवं परिवार के लोगों को प्रयास करना होता है। इसी के साथ साथ उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षित युक्त अध्यापक, परामर्शकर्ता, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सकों का परामर्श लेकर उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार बच्चों इन सूचनाओं के आधार पर और इन संसाधनों के साथ, जब अध्यापक इन संसाधनों के साथ भाषा संबंधी समस्या वाले बालकों को शिक्षा प्रदान करता है तो उस अध्यापक को संसाधन अध्यापक कहा जाता है। तो सूचना के आधार पे संसाधन अध्यापक निदान संबंधी अभ्यासी को आयोजित कर, निदान संबंधी कार्यशाला को, कक्षा को आयोजित कर भाषा संबंधी समस्या को दूर करने में सरलता ला सकता है तथा अध्यापक बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बना सकता है। अगर बच्चे में केवल व्याकरण संबंधी दोष है तो हम व्याकरण पे ध्यान देंगे, अगर उनमें व्यंजन संबंधी दोष है तो हम व्यंजनों पे ध्यान देंगे, लेकिन हम उनके समस्त पहलुओं पर ध्यान देते हुए भाषा की प्रथम इकाई से ही उनमें सुधार का प्रयास करने का कोशिश किया जाता है और बालक की आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षण को अनुकूल बनाया जा सकता है। प्रत्येक विकलांग बालकों की उपलब्धियों का पाठ्यक्रम में अध्यापन संबंधी जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था के अनुसार ही अध्यापक अक्षमता एवं विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करता है और उस शिक्षा के माध्यम से वह उनकी उस अक्षमता को दूर करता है और भाषा संबंधी समस्या को दूर करने के लिए
उन्हें चरणबद्ध तरीके से इन 5 चरणों का प्रयोग करना होगा, तभी भाषा संबंधी दोष दूर होंगे। इस प्रकार बच्चों, जब विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है तो सबसे पहले उचित सहायक सामग्री एवं उपकरणों का प्रयोग भी अध्यापक को आना चाहिए। अध्यापक को हर प्रकार की विकलांगता के विषय में समझ होनी चाहिए कि यह बालक किस प्रकार का विकलांग है। यदि कक्षा में आंगिक रूप से दृष्टिहीन अथवा श्रवण अक्षमता से युक्त विद्यार्थी है तो अध्यापक को इस स्थिति में होना चाहिए कि आंशिक रूप से अंधेपन से पीड़ित विद्यार्थी को बड़ी छपाई वाली सामग्री तथा आवर्धक लेंस उपलब्ध करवा सके और ऊंचा सुनने वाले विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री प्रदान कर सके जिसकी मदद से वह सुन सकें और देख सकें। यानी दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही सामग्रियों का प्रयोग शिक्षा में किया जाना चाहिए। चाहे वह विद्यार्थी सुन सकता हो, नहीं सुन सकता हो, चाहे वह आंशिक रूप से देख सकता हो, चाहे उसमें अधिगम की विषमता हो, भाषा संबंधी समस्या हो, इन सभी समस्याओं को देखते हुए उन्हें शिक्षण से संबंधित सहायक संसाधन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। इसके साथ साथ बच्चों जो ऊंचा सुनने वाले विद्यार्थियों को ऐसी सामग्री प्रदान कर सके जिनकी मदद से वह सुन भी सकें और देख भी सकें, तो सुन भी सके और देख भी सके। इनके लिए दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अध्यापक को अस्थि विषयक विकलांग, अधिगम संबंधी विकलांगता तथा मानसिक पिछड़ेपन आदि से पीड़ित बालकों को उचित फर्नीचर तथा उपकरण की सहायता प्रदान करवानी चाहिए। इन सहायता के द्वारा शिक्षकों को अशक्त बालकों में की शिक्षा में रुचि उत्पन्न कराने में सहायता प्राप्त होती है। साथ ही साथ कक्षा में विद्यार्थियों को जब पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना है, उस समय अध्यापक अगर विकलांग बालक है, विकलांग बालकों की कक्षा है, तो एक अध्यापक एक कक्षा में शिक्षा नहीं प्रदान कर पाता, क्योंकि उन विकलांग बालकों को एक अध्यापक अच्छे से संभाल या देख नहीं पाता है। उनमें 2 या 3 अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए और वह अध्यापक संसाधन युक्त अध्यापक हों, जिन्हें संसाधनों का ज्ञान हो। वह बच्चों को चित्रों के माध्यम से, बोलकर, चित्र बनाकर, चित्र बनवाकर, इन सभी संसाधनों के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर बालक अंधा है यानी दृष्टिहीन है, उन्हें जिन्हें आंशिक रूप से दिखा, उन्हें बड़ी छपाई वाली पुस्तकों का प्रयोग कराना चाहिए। अगर बच्चा कम सुनता है तो उन्हें जो वो सुन सके और देख सके, उन चीज़ों का प्रयोग कराना चाहिए। जिनमें भाषा की अक्षमता हो, उनमें चित्रों के साथ साथ श्यामपट्ट पे लिखने
उनके व्यंजन का सुधार, उनके व्याकरण के प्रयोग आदि सभी चीज़ों पे ध्यान देते हुए शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित सहायक सामग्री एवं उपकरणों का प्रयोग विशिष्ट शिक्षा में विशेष अध्यापक को आना चाहिए। यहाँ पे इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। अगली कक्षा में हम विभिन्न प्रकार के विकलांग बालकों के सहायक उपकरणों के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा इसके विषय में आपको बताएंगे। थैंक यू।